नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। प्रशस्ति स्टूडियो की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप जैसा कि हमारे चैनल पर बहुत सारे नए लोगों को सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं उनके बारे में, और बहुत सारा शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में रील्स आता है। रील्स जैसे ही आती है, आप अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उसको पोस्ट करते हैं और रील वायरल हो जाती है। बहुत कम समय में एक गांव का रहने वाला व्यक्ति या महानगर का रहने वाला व्यक्ति या मेट्रो सिटीज़ में कहीं भी रह रहा है, एक रील बनाता है, उसको अपने बहुत आसानी से अपलोड कर लेता है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और अदर प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन ये यात्रा हमेशा से इतनी सरल नहीं थी। कभी ऐसा वक्त भी आता होगा कि एक छोटा सा वीडियो एडिट करने के लिए महीनों सालों लग जाते होंगे। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, जो बहुत जिन्होंने काम किया है सिनेमा में, जिनका बहुत बड़ा योगदान है और बड़े लंबे समय तक जिन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया हुआ है। तो मैं आपका परिचय कराता हूं। आदरणीय सुभाष सहगल जी हमारे बीच में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई से हमारे बीच जुड़े हैं और ख़ास बात यह है कि आज इटावा हिंदी सेवा निधि का 31वां सारस्वत समारोह है, जिसमें आदरणीय सुभाष सहगल जी को सम्मान मिला है, सम्मानित होना है उनको। तो उसी में हिस्सा लेने के लिए हमारे बीच यहाँ इटावा में आए हैं। तो मुझे लगा कि इतने अच्छे मौके को क्यों ना भुना लिया जाए, क्यों ना आपकी जो जानकारियां हैं सुभाष सहगल जी की, वो आप तक पहुंचा दी जाए। आप समझिए कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। और जो सबसे खास बात है, एक धारावाहिक रामानंद सागर जी ने बनाया था, रामायण। तो एक समय था कि जब रामायण आता था, उस दिन दफ्तर खाली हो जाते थे, सड़कें खाली हो जाती थी, लोग रामायण को इतने चाव से देखते थे। आपने अरुण गोविल जी को राम के किरदार में देखा, और चिखलिया जी को सीता के किरदार में देखा, और तमाम सारे लोगों को किरदार में देखा। उनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन इन सारे चेहरों के पीछे एक चेहरा ऐसा था जिस चेहरे ने इन सबको लाकर आपके सामने खड़ा किया। तो जो रामायण धारावाहिक था वो इतना लोकप्रिय, इतना पॉपुलर हुआ, लगभग आपने सबने देखा होगा। कोरोना काल में वो दोबारा भी उसके एपिसोड आए थे, तो लोगों ने बड़े चाव से उसको देखा था। तो सुभाष सहगल जी का मैं थोड़ा सा परिचय जानना चाहूंगा। सर, आप किस सन में, मतलब इस क्षेत्र में आए? नमस्कार। सन 71 में मैंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जी। वहाँ से फिल्म संपादन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, फिल्म संपादन, फिल्म एडिटिंग, और 2 साल का मेरा कोर्स था। और प्रभु की कृपा रही कि मुझे वहाँ से गोल्ड मेडल मिला जी। और वहाँ से फिर मैं मुंबई, उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था, वहाँ आया। और तब से लेके अब तक 50 वर्ष मेरे हो गए हैं मुंबई में फिल्मों से जुड़े हुए, और सतत बस मैं इसी कार्य में जुड़ा रहा। तो आपको हीरो बनने का विचार नहीं आया मन में? आपने सीधा संपादन वाला काम क्यों चुना? मुझे कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन मैं क्लियर था कि नहीं, मैं हीरो। शुरू से आपका रास्ता एकदम से क्लियर था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात नहीं थी। ऐसा नहीं, जहां निशाना था वही निगाहें थी, वही निशाना था। क्या बात है। तो पहला काम जी, जिस काम को देख वो पाकर आपके मन के अंदर एक खुशी हुई हो कि आहा, मजा आ गया, मैंने जो तैयारी की थी उसका फल मिल रहा है मुझे, कौन सा काम था वो? पहली फिल्म डेफिनेटली स्पेशल होती है जी। तो पहली फिल्म मेरी शुरुआत हुई थी एक पंजाबी फिल्म से। अच्छा। उसका नाम था मित्र प्यारे ने। ओके। और वो फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी। हालांकि प्रोड्यूसर के पास स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, उनके पैसे नहीं थे। क्या बात। उन्होंने बड़े थोड़े से पैसों में फिल्म बनाई थी और टेक्निकली उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन एडिटिंग में हमने उसको बहुत स्ट्रांग कर दी। और वो फिल्म इतनी पसंद की गई पंजाब में कि ऑलमोस्ट 25 हफ्ते तक तो बिना रुके चली फिल्म को। और उसके बाद कुछ और पंजाबी फिल्में मुझे मिली, फिर धीरे धीरे हिंदी फिल्में मिलने लग पड़ी। और इस तरीके से ऐसा वक्त आया कि दिन में मैं समझे 5-6 फिल्मों की एडिटिंग, और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, इस तरीके से व्यस्तता बढ़ती गई। और फिर हर फिल्म ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे माँ के सारे बच्चे होते हैं, पहले बच्चे की खुशी कुछ और होती है, लेकिन दूसरा तीसरा बच्चा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या बात है। तो चलिए ये बताइए कि ये जो रामायण थी, हाँ जी,
तो ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर बन रही थी जी और उस समय एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जी। तो रामानंद सागर जी की टीम ने आप में ऐसा क्या देखा कि इसके एडिटिंग का जिम्मा आपको सौंपा गया? ऐसा है कि मैं सागर साहब के साथ सन 73 से ही जुड़ गया था। ओके। जब मैं बॉम्बे आया था तो उनकी एक फिल्म बन रही थी जलते बदन। जी। जलते बदन। तो उस फिल्म के फाइनल की एडिटिंग में मैं उनके साथ जुड़ गया था कुछ महीनों के लिए। जी जी। और जब वो फिल्म का काम हो गया तो मुझे एक नेपाल गवर्नमेंट से नेपाली फिल्म मिली और उसका जैसे जैसे एडिटिंग खत्म हुई तो मुझे सागर साहब ने दोबारा याद किया और उन्होंने कहा यार तू आके हमको ज्वाइन कर ले। और तब मैंने जब उनको ज्वाइन किया तो उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में एडिट की हैं। अच्छा। और जिसमें से सलमा थी और अपना और बहुत सारी फिल्में थी, मैं नाम गिनाने लगूंगा तो रोमांस थी। जी। और उनके बेटे आनंद सागर की 3-4 फिल्में थी। तो वो सारी फिल्में एडिट करते करते जब सागर साहब ने रामायण बनानी शुरू की तो उस हिसाब से मैं नेचुरली उनके साथ जुड़ा हुआ था ही। तो उस तरीके से रामायण मेरी झोली में आ गई। अच्छा, अभी जो एडिटिंग होती है जी, हम लोग मोबाइल से भी एडिट कर लेते हैं वीडियोस। उस दौर में मतलब क्या परेशानियां थी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स थे और क्या ऐसा था जब कंप्यूटर भी नहीं होते थे? आप कल्पना करिए कि कंप्यूटर भी जब नहीं होता होगा, मोबाइल भी नहीं होता होगा, तो फिल्में एडिट होती कैसे होंगी? तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बात ज़रूर बताइए कि देखिए ये ऐसा है कि जब हमने ज्वाइन किया था तो उस वक्त में ये जो नॉन लीनियर जो हार्ड डिस्क वगैरह ये नहीं होती थी जी। हमारे वक्त में सेलुलॉइड फिल्म होती थी जी। और सेलुलॉइड फिल्म भी पहले नेगेटिव पे शूट होती थी। उसके भी 3 वो होते थे वेरिएंट्स। एक होता था 16 mm जो बहुत ही गरीब प्रोड्यूसर होते थे। अच्छा। या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह वो 16 mm पे शूट होती थी। और 35 mm जो था वो रेगुलर प्रचलन में था जी। तो उसमें और वो और ईस्टमैन ये 2 कंपनियां होती थी, वो नेगेटिव प्रोवाइड करती थी। और एक 70 mm भी होती थी जो 70 mm में शूट ना भी हो तो 70 mm में प्रिंट निकालते थे। वो सबसे बहुत बड़ी फिल्में हो तो 70 mm में होती थी। तो जब 35 mm में जो शूट होती थी फिल्में उस वक्त में एक मिचेल कैमरा होता था और एक एरिफ्लेक्स कैमरा होता था। तो उन दोनों कैमराज में वो शूट होती थी। और शूट होके नेगेटिव जब वो 400 फीट का एक रील होती थी जो डिब्बों में बंद रहती थी और 1000 फीट की भी होती थी। तो जो 400 फीट की रील होती थी वो एरिफ्लेक्स कैमरा में लोड होती थी और 1000 फीट की मिचेल में होती थी। तो नॉर्मली अगर स्टूडियो शूटिंग है तो मिचेल कैमरा यूज होता था और लोकेशन शूटिंग है तो एरिफ्लेक्स यूज होता क्योंकि वो हल्का होता था। और वो शूट होके फिर लेबोरेटरी में जाती थी, डेवलप होती थी। उसी हिसाब से साउंड भी रिकॉर्ड होती थी। नागरा एक मशीन थी, नागरा पे टेप पे रिकॉर्ड होके फिर उसको ट्रांसफर किया जाता था ऑप्टिकल साउंड पे। वो साउंड भी डेवलप होती थी, नेगेटिव भी डेवलप होता था। और शूटिंग के टाइम में क्या होता है कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में शूट किया जाता था जी। तो टुकड़ों में क्या है, जैसे अभी एक ही डायलॉग है, उसके एक्टर जो परफॉर्मेंस दे रहा है कभी उसको डायलॉग भूल गया, कभी कैमरा की प्रॉब्लम होगी, कभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, कभी कोई कपड़ा नीचे गिर गया, किसी ना किसी कारणवश एक ही डायलॉग के 8 या 10 टेक्स हो जाते थे। ओके। तो वो जो इंडिविजुअल एक वो कैमरा चलने और कैमरा बंद होने तक का जो पोर्शन होता था उसको एक शॉट कहा जाता था जी। उसको एक नंबर दिया जाता था। जैसे सीन है, जैसे पूरी स्क्रिप्ट को ब्रेक किया जाता था सीन्स में। एक स्क्रिप्ट के जो सीन्स हैं 1 से लेके 100 तक भी हो सकते हैं, 1 से लेके 50 तक भी हो सकते हैं। तो जैसे पहला सीन शूट होना है तो एक हमारे पास एक क्लैप बोर्ड होता था। वो क्लैप बोर्ड पे सीन नंबर 1, अभी उसका शॉट नंबर कितना है, शॉट नंबर 1 है तो 1 लिखा जाएगा, टेक नंबर 1 लिखा जाएगा और वो क्लैप मारा जाएगा अगर उसमें साउंड है तो क्योंकि बाद में हमें वो साउंड मैच करनी है। अगर साइलेंट है तो उस पर लिखा जाता था SLT साइलेंट, तो वो समझ में आ जाता था एडिटर को इसकी साउंड नहीं है। तो जब वो साउंड और पिक्चर डेवलप होके आ जाती थी तो हमें उनमें से NG शॉट्स, NG का मतलब नो गुड शॉट्स, तो वो शॉट निकालने पड़ते थे क्योंकि प्रिंटिंग बहुत महंगी होती थी। तो अगर 20 टेक लिए हैं और यूज जो है वो एक ही करना है तो मैक्स टू मैक्स अगर हमें कुछ कंफ्यूजन है कि कौन सा टेक फाइनली ओके होगा तो 2 या 3 टेक प्रिंट कर लिए जाते थे। अब वो फिर एडिटिंग रूम में जब हमारे पास आते थे सॉर्ट करके हम उसको प्रिंटिंग के लिए भेजते थे
तो यूजुअली पैसा बचाने के लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करते थे, चाहे फिल्म कलर में भी हो तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करते थे। और वो ब्लैक एंड व्हाइट में जो प्रिंट किया उसकी साउंड फिर प्रिंट होने के बाद साउंड मैच की जाती थी। मैच करने के बाद उन दिनों में 2 तरीके की मशीनें थी। एक मशीन थी मूवीओला और एक मशीन थी स्टीनबैक। वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड थी, मूवीओला थोड़ा हार्ड था। उसके ऊपर हम फिल्मों को थ्रेड करके बिगिनिंग में उसके ऊपर एक मार्क दिया होता था साउंड और पिक्चर का, और चलाते थे और मार्क करते थे ये शॉट को यहाँ से रखना है, एरो का मार्क दे दिया, ये शॉट यहाँ तक रखना है, उसमें क्रॉस का मार्क दे दिया। और वो सब मार्क करने के बाद हम उसको एडिटिंग टेबल पे लेके जाते थे। एडिटिंग टेबल पे एक मशीन होती थी, इसको सिंक्रोमीटर कहते थे। अच्छा। तो सिंक्रोमीटर में वो पैरेलल लगा के हम उसकी कटिंग करते थे। तो अब उस साउंड कट करना और जहाँ जहाँ पे बीच में साइलेंट पोर्शंस आते थे वो उसमें एक SST करके साइलेंट साउंड ट्रैक होता था, वो हम लगा देते थे। तो इस तरीके से पूरे हम सीन एडिट करते थे। और उस सीन एडिट करने में भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो लिखा है राइटर ने और जो शूट किया है डायरेक्टर ने, उसे भी नहीं मालूम होता था कि ये एडिट होने के बाद इसका शेप क्या बनेगा जी। अब वो डायरेक्टर और एडिटर एडिट करने के बाद जजमेंट लेते थे, यार ये सीन तो जो है 5 मिनट का हो गया है, ये तो 5 मिनट का सीन ठहर नहीं रहा है, तो उसमें से कुछ डायलॉग्स निकालने पड़ेंगे। तो कुछ हम डायलॉग्स निकालते थे और ऐसे ही डायलॉग निकालें जिससे सीन का कोई मतलब जो है वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब लोगों तक पहुंचे लेकिन इंटरेस्टिंग वे में पहुंचे। कई बार लगता था ये जो डायलॉग है ये यहाँ बिगिनिंग के बजाय में एंड में ले आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वैसा करते थे। कई बार लगता था सीन को मिडिल से शुरू कर लें, तो ऐसे करते करते एक एक सीन को हम लोग एडिट करते थे। और एडिट करते करते हम लोग उसको सीक्वेंस में जोड़ते थे। सीक्वेंस में जोड़ के 10 मिनट की एक रील बनती थी। तो 10 मिनट की एक पिक्चर की रील बनती थी, 10 मिनट की एक साउंड की रील बनती थी। और वो पूरी एडिट होने के बाद ऐसे 16 रीलें बनाई जाती थी फिल्म के लिए। तो 16 रीलें पिक्चर की, 16 रीलें साउंड की, जो ऑलमोस्ट 40-45 किलो के करीब होती थी। क्या बात। और उसको एडिटिंग में भी जो उसके कट्स होते थे ना, वो हमारे पास एक बिन होता था, बिन में टांग देते थे। और कई बार लगता था डायरेक्टर को, यार ये शॉट जल्दी कट गया, इसके 4 फ्रेम बढ़ा दो, तो फिर वो ढूंढते थे हम वो 4 फ्रेम, फिर वो हम स्प्लाइसर से स्प्लाइस करते थे। कई बार लगता था कि यार इसके 4 फ्रेम काट दो, तो हम काट देते थे। अब काटने के बाद लगता था यार वो तो गलत कट गया, फिर अब हम 4-4 फ्रेम ढूंढते थे। तो ढूंढ के फाइनली हम एक जगह पे ला के जब पूरा ओके कर लेते थे रील बाई रील पूरा, फिर हम थिएटर में जाके ट्रायल देखते थे। तो वो हमारे को वो जजमेंट होनी बहुत ज़रूरी होती थी, क्योंकि एक तो साउंड जो है वो डब्ड साउंड नहीं होती थी, लोकेशन साउंड होती थी, उसमें डिस्टर्बेंसेस होते थे। तो उसको एक जजमेंट हमारी लेने के, उससे बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है, इफेक्ट्स भी नहीं है, तो एक जजमेंट पे हम लोग ये फाइनल करते थे कि हाँ ये अब ठीक हो गया। जहाँ हमें लगता था कि यार इसका जजमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम एक डमी म्यूजिक पीछे डाल लेते थे और डमी म्यूजिक डाल के हम वो पूरा देखते थे। और उसके साथ जो गाने पिक्चराइज होते थे, गाने पिक्चराइज होने का एक अलग से सिस्टम होता था कि वो नागरा पे वो प्लेबैक किया जाता था और एक्टर्स लिप सिंक देते थे और उसका वो शूटिंग हो जाती थी। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का ये होता डिमांड आती थी कि गाने पहले एडिट करो, क्योंकि गाने एडिट करने के 2-3 रीजन होते थे। एक तो ये कि वो बड़े इंटरेस्टिंग होते थे और ग्लैमरस होते थे। दूसरी बात यह है कि उन दिनों में वो गाने दिखा के फिल्में बिकती थी जी, आज भी ऐसा ही है। हाँ, वो गाने आपने दिखा दिए तो डिस्ट्रीब्यूटर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार ये तो बड़ा पॉपुलर म्यूजिक है, ये तो फिल्म चलने वाली लग रही है, इसका म्यूजिक हिट हो जाएगा। तो वो गाने हम एडिट करते थे। और जिस लेबोरेटरी में हम लोग एडिट करते थे वहाँ पे एक रिवाज था कि कोई भी फिल्म हो और कोई भी एडिटर प्रोड्यूसर हो, जब गाने एडिट हो जाते थे हम सबको बुलाते थे, आओ भाई हमारे गाने देखने के लिए आओ। तो एक पिकनिक की तरह से होता था। अब ये सारा एडिट हो जाने के बाद जब हमें बिल्कुल तसल्ली हो जाती थी कि ये सारा सही है, अभी इसमें और कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम उसके साथ एक पैरेलल ट्रैक्स में बैकग्राउंड म्यूजिक डालते थे जी। बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड भी होता था, जो हर प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर सकता था, और उसको स्टॉक बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता था जो सस्ते में आ जाता था, जो किसी दूसरी फिल्मों में भी लगाता था। तो वो स्टॉक बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले लोग होते थे। उस समय कॉपीराइट का इतना चक्कर कुछ होता उस समय कॉपीराइट का इतना चक्कर नहीं था और महंगा बहुत होता म्यूजिक। एक जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे लोग एक म्यूजिक पीस को उस टाइम रिकॉर्ड करने के लिए 50,000 लाख रुपया तक लगा देते थे, जो आज के हिसाब से अगर जाए तो 50 लाख रुपया होगा। तो फिर बैकग्राउंड में ही आपका 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया लग जाएगा। तो उतना हर पूरी फिल्म ही बन जाती है। हाँ, तो उतना हर प्रोड्यूसर नहीं अफोर्ड कर सकता। तो बैकग्राउंड स्टॉक भी लगता था, इफेक्ट्स भी स्टॉक लगते थे, जैसे हाथियों की आवाज़ है, चिंगाड़ने की आवाज़ है, ट्रेन की आवाज़ है, एरोप्लेन की आवाज़ है, वो सब लगा के हम पूरा उसको पिक्चर को सजा के
फिर मिक्सिंग थिएटर में जाते थे। तो वो साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम होता था, वो सारी साउंड्स को बैलेंस करके वो मिक्स करता था, क्योंकि डायलॉग प्रोमिनेंट होने चाहिए। अभी वॉर सीन है तो वॉर सीन में जो वॉर के इफेक्ट्स हैं वो प्रोमिनेंट होने चाहिए, डायलॉग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्शन सीन है तो घूसे वूसे ये सब इंपॉर्टेंट होते थे। उस समय फॉली के लिए क्या करते थे हम? फॉली के लिए उस टाइम फॉली ऐसा नहीं थे, मतलब अच्छा। कि भाई इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था जितना अब है। तो मोस्टली तो ऑन लोकेशन ही रिकॉर्ड कर लेते थे और उसके ट्रैक्स बना लेते थे, सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेते थे। अब तो क्रिएट हो जाते हैं आर्टिफिशियली। प्लेन की साउंड के लिए जरूरी नहीं है कि आपको प्लेन की साउंड है, वो क्रिएट भी हो जाती है। और उस वक्त हमें एक्चुअली रिकॉर्ड करनी पड़ती थी सारी, तो वो सारा करके मिक्सिंग करके फिर वो ट्रैक्स हमारे पास आते थे। और जो पिक्चर एडिट होती थी उसका नेगेटिव कट होता था, उसके साइड में की नंबर्स होते थे, की नंबर्स मैच करके हम नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव काटते थे। नेगेटिव काट के एग्जैक्टली वैसा उसके बिगनिंग में लीडर लगाए जाते थे, लीडर पे मार्क्स दिए जाते थे, फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाते थे। और वो भी उसमें भी क्या है कि साउंड को 19.5 फ्रेम आगे रखना पड़ता था, क्योंकि उसको जो प्रिंट आता था उसको मेरिट प्रिंट बोलते थे। वो मेरिट प्रिंट जब बन जाता था वही प्रिंट फिर थिएटर्स में जाता था लगने के लिए। अभी 100 प्रिंट, कभी 100 प्रिंट, कभी 200 प्रिंट, कभी 500 प्रिंट, तो नेगेटिव एक ही होता था। और बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो अफोर्ड कर सकते थे वो उसी नेगेटिव का एक वो इंटरमीडिएट उसको बोलते थे नेगेटिव, जो बड़ा महंगा होता था लेकिन वो बनवा लेते थे क्योंकि पैसा इतना लगा होता था। ये नेगेटिव कहीं फट गया तो क्या करेंगे, तो उस नेगेटिव को सेफ्टी से एक बना के अलग रख लेते थे। अब वो प्रिंट जो है फिर थिएटर्स में भेजे जाते थे और उससे दर्शकों तक पहुंचाया जाता था। क्या बात है। तो ये आप सुन रहे हैं सुभाष सहगल जी को, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक एडिटिंग के क्षेत्र में, फिल्म एडिटिंग में काम किया है। तो आप सुनने में जब इतना लंबा जो बताया है तो करने में कितना वक्त लगता होगा? मैं एक फिल्म एडिट करने में 6 महीने लग मान लो 2 मिनट का कोई सीन है तो आप कितने दिन में एडिट कर 10 दिन तो आराम से 2 मिनट के सीन? हाँ, वो मतलब अच्छा, खाली एडिटिंग नहीं, टोटल प्रोसेस की मैं बात। अच्छा, जो रॉ मटेरियल होता था, जैसे अब तो हार्ड डिस्क वगैरह है या एप्पल क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, यहाँ हम लोग सेव कर ले, उस समय क्या करते थे उसके लिए? उस समय तो नहीं, ये नेगेटिव ही होते थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो भरते कैसे के बक्से में बंद रहते? डिब्बे होते थे, उनको कैन बोलते थे। ओके। वो टिन टाइप के डिब्बे होते थे, गोल्ड डिब्बे होते थे, और उनमें वो रील की रील पूरी जो है वो भर के रखी जाती थी। वाइंडर्स होते थे, वाइंडर रिवाइंडर, उस पर हम वाइंड रिवाइंड करते थे। तो काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता था वो।